सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पी सर्वलक्ष्मी है। मैं श्रीकाकुलम जिला मंदसा केजीबीवी में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने का यह सुनहरा मौका प्रदान करने वाले सभी अधिकारियों को मेरा धन्यवाद। बच्चों, पिछली कक्षा में 9वीं कक्षा का तीसरा पाठ बदले अपनी सोच पाठ का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब हम उस पाठ का अगला भाग के बारे में जानेंगे। तो अगले भाग के बारे में बताने से पहले बच्चों, पिछली कक्षा में बताए गए विषयों पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, यह चित्र किसका है? देखिए, ध्यान से देखिए। यह कौन है? 13 वर्ष की लड़की योगरत्ना श्रीवास्तव। कौन है बच्चों? योगरत्ना श्रीवास्तव। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने सवालों से सबको मजबूर कर दी, है ना बच्चों, सोचने पर मजबूर कर दी। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सब बड़े बड़े लोगों को बात करने का मौका मिलता है ना। तो एक बार पर्यावरण के विषय पर बात करने के लिए कुछ लोगों को चुना गया। तो उसमें अपने भारत देश में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पढ़ने वाली योगरत्ना श्रीवास्तव को उस पर्यावरण विषय पर बात करने का मौका मिला। उसने उस अपने सवालों से सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दी बच्चों, है ना। तो किस तरह से प्रश्न पूछी सभी लोगों से? देखिए बच्चों, क्या कहा उसने? हिमालय पिघलता जा रहा है ना। ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने के कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। हिमालय क्यों पिघल जा रहा है? सूरज की तेज गर्मी की वजह से, है ना। और ठंड प्रांत में रहने वाले ध्रुवीय भालू, वो क्या हो रहा है? ठंड कम होने की वजह से, सूरज की गर्मी से, बर्फ़ पिघलने की वजह से, उनको सही वातावरण न मिल पाने की वजह से वे मरते जा रहे हैं। और पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि पीने का साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा है। आज हम उन पेड़ पौधों को भी खोने के कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। हमें दवाई के रूप में काम आने वाले अनेक पेड़ जो है लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो वो क्या कह रही है योगरत्ना श्रीवास्तव? क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया है। और हम क्या कह रहे हैं? अपने आने वाली पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई भूमि देने जा रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आप सभी लोग कुछ कदम उठाएं अपनी भूमि बचाने के लिए, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी। और यह काम अब अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? यहाँ नहीं करेंगे तो और कब करेंगे? हम नहीं करेंगे तो और कौन सोचेंगे इस पर्यावरण के बदलाव के बारे में? इसलिए आदरणीय नेतागण, आपसे निवेदन है कि आप भविष्य के लिए मजबूत इरादों और नेतृत्व की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचिए। हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। हाईटेक समाज माने इंडस्ट्रियल एरिया, बड़े बड़े कंपनी, कारखाने, फैक्ट्री, सबका निर्माण करके मानवों को हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करने से और बैंक में करोड़ों रुपये जमा करने से हम अपनी भूमि को नहीं बचा सकते, है ना। यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं, है ना। पर्यावरण की समस्या ही ये मुख्य मुद्दा नहीं है, बल्कि सभी लोगों की सोच को भी हमें बदलना है। इसके लिए भी हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती हूँ, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती हो और अच्छी हो। ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। बच्चों को शुरू से ही उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करना होगा। उन्हें जागरूक करना है तो उनकी हर एक कक्षा में पर्यावरण के पाठ होने चाहिए। तो विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, क्या कह रही है? जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, मतलब जो सस्ती हो, जो मानवों के लिए सस्ती हो, और उसे पुनः हम ऐसे तकनीकों को और ऐसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जो हम पुनः उसे प्राप्त कर सके।
मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनीतिक सीमाओं और आयु समूहों में दायरे होती है? मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है। इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए। इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज़ भी शामिल की जाए। मतलब क्या कह रही है बच्चों? ये पर्यावरण जो समस्या है भौगोलिक नहीं है और राजनीतिक भी नहीं है। क्या उसके लिए कोई उम्र है कि वो उसी उम्र में सोचना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। मेरा उत्तर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ है जो ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से चर्चा करवाए, बातचीत करवाए और इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज़ को भी शामिल करवाना चाहिए। यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए ज़रूरी है तो पर्यावरण बदलाव जरूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? जब देश सुरक्षा रहना चाहिए, शांतिपूर्वक रहना चाहिए, आर्थिक विकास दिन पर दिन होते रहना चाहिए, ये सब ज़रूरी है, तो पर्यावरण में बदलाव ये ज़रूरी विषय क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा, हाँ, पुरानी बातों को भूलकर नए कदम उठाएगा। मतलब जो भी है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सभी को ध्यान में रखकर सभी की तरफ से मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा और जो पुराना जो अभी जो बीत गया है उसके बारे में भूलकर कुछ नए कदम उठाएगा। अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। मतलब हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान है। अगर हम वर्तमान में ही बदलाव लाएंगे, वर्तमान में हम पर्यावरण को बचा सकेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम अच्छी धरती, अच्छी भूमि हम प्रदान कर सकेंगे। अब हमें भविष्य के संरक्षण के लिए कुछ ऐसा करना होगा, सोचना होगा। ऐसा योगरत्ना श्रीवास्तव सभी से प्रश्न कर रही है। आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाएं तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचें, है ना? आप जो भी नीति बनाएं, जो भी परिवर्तन करें, हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचें। महात्मा गांधी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं, है ना? हमारी भूमि जो है हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन किसी के लालच की नहीं। लालच के एवज में वो और भी पाना चाहे तो उस लालच को भूमि पूरा नहीं कर सकती है। पक्षी आसमान में उड़ता है, मछली पानी में तैरती है, चीता तेजी से दौड़ता है। ये सभी अपने कार्य करते हैं, है ना? लेकिन इनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं, है ना? मानवों को भगवान वरदान के रूप में सोचने समझने की शक्ति दी है ना? तो हम इस सोचने की शक्ति हमको दी है, इसलिए हम इसमें परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ें, अपनी जन्मभूमि को बचा ले, अपने घर को बचा ले, अपनी धरती को बचा ले। धन्यवाद। बच्चों, पर्यावरण देखिए, हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण को साफ सुथरा रखेंगे तो हम अपनी भूमि को बचा सकते हैं। हम अपनी भूमि अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह हम प्रदान कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इस चित्र में जैसा कि दिया गया है, अगर हम पर्यावरण को हरा भरा बनाएंगे तो किस तरह रहेगा वातावरण, और पर्यावरण हम पेड़ अधिक से अधिक काट देंगे तो हमारा पर्यावरण किस तरह से बिगड़ जाएगा, है ना? इस चित्र में आप देखकर ध्यान से देखिए और समझिए। पर्यावरण प्रदूषण को किस तरह हमें रोकना चाहिए और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहली बार ऐसा हुआ कि 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम था युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह वह कहा है कि हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों की पीने का साफ पानी नहीं मिलता है और आज हम उन पर पौधों को
आज हम पेड़ पौधों को खोने की कगार पर हैं, जो लुप्त होते जा रहे हैं, और जो है प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। भविष्य की पीढ़ी को यदि देने जा रहे हैं हम, तो वह क्या है? पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाते जा रहा है। पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था, परंतु आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? इस तरह जो घटना ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया है और वह पर्यावरण के परिरक्षण के लिए सभाजनों से यह प्रश्न पूछे, अपनी एक लौती जो लाडली है युगरत्ना ने धरती को बचाने की कोशिश में उन्होंने यह प्रश्न पूछे हैं, और उन्होंने कहा इस प्रकृति को और इस धरती को बचानी होगी, अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए। युगरत्ना ने कहा कि कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए, और वह दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती थी। वह है, एक तो है पर्यावरणीय समस्या, और जो है भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है। ऐसे मुद्दे पर एक दूसरे से बातचीत करवाएं। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रश्न पूछे और वह पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुरोध किया। और युगरत्ना ने यह कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, मछली पानी में तैरते हैं, चीता तेज से दौड़ता है, लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। इसमें हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। पर्यावरण परिरक्षण के लिए अपने घर को बचा लें और अपनी धरती को बचा लें और अपनी धरती माँ को बचा लें, जन्मभूमि को बचा लें। इस तरह युगरत्ना ने भाषण दिया। बच्चों, परीक्षा में पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित निबंध आता है ना बच्चों? तो अब हम पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित निबंध के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो रूपरेखा दिया है। पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ एवं अभिप्राय, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा प्रदूषण के कारण, पांचवा प्रदूषण की रोकथाम, छठवां उपसंहार, है ना बच्चों? तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं बता रही हूँ, अपनी हालत का कुछ एहसास नहीं मुझको, औरों से सुना है परेशान हूँ मैं, दुनिया में इस कदर छाया है प्रदूषण की, देखकर ये हाल हैरान हूँ मैं, है ना बच्चों? प्रदूषण जो है हर एक जगह पे छाया हुआ है, जिस वजह से हम ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, है ना? हमें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए बच्चों, पहला है प्रस्तावना। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात पर्यावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर का घेरा जिसमें हम रहते हैं, మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాతావరణం, అందులో మనము నివసిస్తున్నాము, అదే పర్యావరణం, तथा प्रभावित होते हैं। विज्ञान ने अत्यधिक प्रगति कर मानवों को अनेक वरदान दिए हैं, किंतु विज्ञान की कुछ उपलब्धियां मानव जाति के लिए अनेक समस्या खड़ी कर रही है, जिसमें एक है प्रदूषण। प्रदूषण को कम कर पाने में मानव समर्थ नहीं है, परंतु प्रदूषण नियंत्रण तकनीक द्वारा इसे कम किया जा सकता है। बंजर धरती को पुकार, बच्चे कम हो वृक्ष हजार। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो हम पर्यावरण को बचा सकेंगे। देखिए बच्चों, प्रदूषण का अर्थ।
प्रदूषण का अर्थ है दोष उत्पन्न होना, अर्थात मिट्टी, जल व वायुओं के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन से उनके दोष उत्पन्न होना पर्यावरण प्रदूषण है। इससे आसपास का वातावरण प्रदूषित व हानिकारक हो जाता है। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार यहाँ प्रस्तुत है जो निम्नलिखित है। पहला है जल प्रदूषण। जल जीवन का आधार है, ये सभी को मालूम है। जल के बिना कोई भी प्राणी जी नहीं सकता है। जल में किसी भी अवांछनीय पदार्थ का मिलना जिसमें उसकी शुद्धता में कमी आ जाती है, जल प्रदूषण कहलाता है। उद्योगों, कारखाने के जल का नदियों, तालाबों में मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। बड़े बड़े उद्योगों और कारखानों से जो कचरा निकलता है वो पानी में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। वायु प्रदूषण। उद्योगों, कारखानों से निकलने वाले धुएं, हानिकारक गैसों जैसे CO2, SO2, CO का मिलना, जिसमें वायुमंडल में गैसों का अनुपात बिगड़ना, जिसमें वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण माने मालूम है ना बच्चों, कारखानों से निकलने वाले धुआं जो है हवा में मिल जाता है और इससे वायु प्रदूषण हो जाता है। भूमि प्रदूषण। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसे दुरुपयोग के परिणाम का भयंकर हो सकते हैं। भूपटल में ऐसे हानिकारक पदार्थों का फैलाव जिनका प्रकृति द्वारा पुनः चक्रण नहीं होना तथा ये अपघटित भी नहीं होते हैं, जिससे भूमि प्रदूषण होता है। हम अधिक से अधिक पेड़ों को काटेंगे और भूमि में अपन अनेक पदार्थ जैसे प्लास्टिक हो गया, हम उसको यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं। वो भूमि में जाके क्या होता है, भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है, जिससे भूमि प्रदूषण होता है। चौथा है ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में व्याप्त कोई भी ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगे, मानसिक क्रियाओं में विघ्न डाले, अर्थात शोर हो, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य रूप है। इससे मनुष्य बहरेपन, रक्तचाप, हृदय रोग, घबराहट आदि बीमारियों का शिकार हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण जो कानों के पर्दा में पड़कर उस ध्वनि की वजह से हमारा कान का पर्दा फट जाता है और हमें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे हम बहरे भी होने की आशंका है। प्रदूषण के कारण। देखिए बच्चों, प्रदूषण का मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप है, जैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण, वनों की कटाई, परमाणु बम विस्फोट, मोटर वाहनों से होने वाला प्रदूषण। कुछ प्राकृतिक क्रियाएं भी प्रदूषण फैलाती है, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, महामारी है, सुनामी है, भूस्खलन है आदि। ये सब जो है प्रदूषण के कारण हैं। प्रदूषण की रोकथाम हम किस तरह से करेंगे? प्रदूषण का नियंत्रण तकनीकों के प्रयोग से प्रदूषण को रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण होने से रोकने हेतु कल कारखाने की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाकर जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि के पूर्ण दहन की व्यवस्था करना चाहिए। जल प्रदूषण रोकने हेतु रासायनिक उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए तथा उनका प्रदूषित जल उपचारित कर सिंचाई में उपयोग करना चाहिए। भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। प्लास्टिक, पॉलीथीन तथा कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कम करना चाहिए, है ना बच्चों। जैसे प्रदूषण को हमें रोकना है तो अपने फैक्ट्रियों के जो कारखाने जो चिमनियाँ हैं वो और भी ऊंची बनाकर उसका जो धुआं है मतलब उसके लिए क्या है, हम लोगों को कोयला और पेट्रोलियम जैसे पदार्थ का यूज़ करना चाहिए। और जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी कचरा है वो भी नदियों में ना बहाकर उसके लिए अलग सा कुछ व्यवस्था करना चाहिए। और ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण जो है हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और प्लास्टिक और पॉलीथीन और कीटनाशक दवाइयों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण जो है रखने हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे डीजे और लाउड स्पीकर आदि पर रोक लगाना चाहिए, है ना। ये सब का हम रोक लगाएंगे तो हम ध्वनि प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। उपसंहार देखिए बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण हमारे देश की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की एक चिंतनीय समस्या है, मतलब सोचनीय समस्या है। यदि समय रहते इसके समाधान के उपाय नहीं खोज जाए तो संपूर्ण मानव जाति का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। यदि किसी भी तकनीक
से पर्यावरण प्रदूषण कम किया जा सकता है तो उपयोग अधिक से अधिक करें तथा उसे दूसरों को भी बताएं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं क्योंकि वृक्ष धरा के आभूषण हैं, करते दूर प्रदूषण है ना बच्चों। तो आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण निबंध अच्छी तरह समझ में आया होगा ना बच्चों। बच्चों बदले अपनी सोच पाठ से संबंधित शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है तो शब्दार्थ। सोच चिंता, लाडली दुलार, भाषण बोलना, लुप्त क्षीण, स्तर स्थायी, पीढ़ी परंपरागत, प्रदूषण अस्वच्छता, बिगड़ना खराब होना, कदम पाँव, निवेदन प्रार्थना, मजबूत दृढ़, इरादा निर्णय, नेतृत्व नेतागिरी, सुलझाना परिष्कार करना, जागरूक चेतावनी, विकास उन्नति, तकनीक तरकीब, दायरे वृत्त, मुद्दा अर्थ, बदलाव परिवर्तन, क्षमता शक्ति, मानव लोभ। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे बच्चों। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में दिए गए प्रश्न को देखेंगे बच्चों। देखिए आप सभी लोग। पहला है, पर्यावरण के बिगड़ने से आगामी भविष्य में कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उत्तर, पर्यावरण के बिगड़ने से आगामी भविष्य में निम्न समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पहला, हिमालय पिघलता जा रहा है। ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। तीसरा, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। चौथा, प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। पांचवा, धरती प्रदूषित हो रही है। छठवां, ठीक समय पर वर्षा नहीं हो रही है ना बच्चों। पर्यावरण बिगड़ने से आगामी भविष्य में हमें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हिमालय पिघल जा रहा है, सूरज की तेज़ गर्मी की वजह से हिमालय पिघलता जा रहा है। ठंड प्रांत में रहने वाले ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं क्योंकि उनको सही वातावरण न मिल पाने के कारण वे मरते जा रहे हैं। प्रदूषण इतना फैल गया है कि साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा है। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। धरती प्रदूषित हो रही है और ठीक समय पर वर्षा भी नहीं हो रही है। दूसरा प्रश्न, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, अपने विचार बताइए। उत्तर, नदी तथा नालों पर बांध बनाकर जल संरक्षण किया जा सकता है। చెరువులు కాల్వలను మనం డ్యామ్ కట్టించుకొని నీటిని మనం సంరక్షణ చేయొచ్చు। नदी तथा नालों में मलमूत्र विसर्जन ना करके जल संरक्षण कर सकते हैं। नदी नालों में हमें मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। पानी को शुद्ध रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे भी हम पानी को सेफ रख सकते हैं। जानवरों से पानी को ना गंदा करवाने से, मतलब जानवरों को हम पानी में नहलाते हैं ना, ऐसा काम ना करवाते हुए हम उसको बचा के रखते हैं। और कल कारखानों से आने वाले विषैले पदार्थों को नदी नाला तालाब आदि स्रोतों में न बहाने से जल संरक्षण किया जा सकता है। कारखानों से आने वाले जो विषैले पदार्थ हैं, जो कचरा है, वो नदी नालों में नहीं बहाना चाहिए। इससे हम जल संरक्षण इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, योगरत्ना श्रीवास्तव के भाषण में तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों। उत्तर, योगरत्ना श्रीवास्तव के भाषण में निम्न बातें मुझे अच्छी लगी। हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है, आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं, प्रशांत महासागर का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों, अब हम भाषा की बात में
जानेंगे। इस भाषा की बात के अंतर्गत कुछ शब्दों के अर्थ बताकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। तो सबसे पहला है संघ। संघ माने क्या है बच्चों? संस्था। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। दूसरा ध्रुवीय। अर्थ क्या है बच्चों? ध्रुवों के पास रहने वाले, है ना। उसका वाक्य प्रयोग, ध्रुवीय भालू आजकल लुप्त हो रहे हैं। तीसरा लुप्त माने क्या है बच्चों? इसका अर्थ गायब। आजकल पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं। चौथा तकनीक। तकनीक माने क्या है बच्चों? कौशल। छात्रों को तकनीक का सही उपयोग करना चाहिए। पांचवा क्या है बच्चों? वरदान। वरदान का अर्थ है बच्चों वरदान। हिंदी में वरदान का अलग से अर्थ नहीं होता है। वरदान का अर्थ वरदान है बच्चों। वाक्य प्रयोग, प्रकृति भगवान का वरदान है। ठीक है बच्चों। अब अगला, सही अर्थ वाले शब्दों से जोड़ी बनाइए। हाँ, अपने पहले से ही पानी का सही जोड़ी दे दिया गया है। पानी का सही जोड़ी क्या है? जल, वारी, नीर। उसी प्रकार इकट्ठा का सही जोड़ी क्या है? एकत्रित, संचय, जमा करना। धरती का सही जोड़ी क्या है? भूमि, धरा, पृथ्वी। प्रफुल्लित का सही जोड़ी क्या है? खुशहाल, आनंद, पुलकित। अब दूसरा है बच्चों, सही अर्थ वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचना है ना। तो सबसे पहला है मजबूर। मजबूर का सही अर्थ क्या है? बाध्य, है ना। यहाँ पर बाध्य, खुशी, दुख दिया है, लेकिन सही अर्थ क्या है? बाध्य, मजबूर, बाध्य होना। दूसरा संसाधन। संसाधन में दिया गया है स्रोत, खजाना, रुपया। सही अर्थ क्या है बच्चों? स्रोत। संसाधन माने वनरलु। तीसरा पक्षी। पक्षी क्या है? उड़ान, गगन, पंछी। सही अर्थ क्या है? पंछी। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ संबंधित व्याकरण अंशों के बारे में जानेंगे। ठीक है, ध्यान से आप देखिए। रोहन कहाँ जा रहे हो? दादाजी मैं बाहर जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक जाना, सुबह से बारिश हो रही थी, कीचड़ हो रहा होगा। झटपट चलो, नाटक शुरू होने वाला है। हाँ हाँ चलो। रोहन, माँ और संदेश ने अपने वाक्यों में बाहर, ध्यानपूर्वक और झटपट शब्द बोले हैं। ये अभिकारी शब्द हैं, अर्थात जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे ही परिवर्तित न होने वाले शब्द अव्यय या अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जिनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय का अर्थ ही है जिसका व्यय न होता हो, अर्थात जो शब्द एक ही रूप में बने रहते हैं वे अव्यय होते हैं। इधर उधर, ऊपर नीचे, तेज धीरे, जल्दी जल्दी, आज कल, परसों, प्रतिदिन, प्रातः, सायं, किंतु, परंतु, ताकि आदि अव्यय शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। अव्यय के भेद। अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। कछुआ धीरे धीरे चलता है, बच्चे शाम को खेलते हैं। वाक्यों में धीरे धीरे और शाम शब्दों से पता चल रहा है कि वाक्यों में क्रिया कैसे, कब और कितनी मात्रा में हुई। ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले यही शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जो अव्यय शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। विपुल धड़ाम से गिर गया, तुम लोग मन लगाकर पढ़ो। वाक्यों में धड़ाम से और मन लगाकर शब्दों से ज्ञात हो रहा है कि गिरने और पढ़ने की क्रिया कैसे, अर्थात किस रीति अथवा ढंग से हुई है। क्रिया की इसी रीति अथवा ढंग को बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं,
वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति या विधि से संबंधित विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया के विषय में बताते हैं कि क्रिया कैसे या किस प्रकार हो रही है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर होता है तो प्राप्त उत्तर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं तेज, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, अनायास, सहज, जैसे तैसे, झटपट, हंसते हंसते, तरह, भांति, ऐसे, जैसे, वैसे, यो, शीघ्र, शायद, एकाएक, अवश्य, सचमुच आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण। हमें प्रतिदिन भूखों को खाना खिलाना चाहिए। आज दुकान नहीं खुलेगी। वाक्यों में प्रतिदिन और आज पदों से क्रिया के होने या करने के समय का पता चल रहा है। क्रिया के इस समय का ज्ञान कराने वाले शब्द ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण हैं कल, परसों, रोज, अब, जब, तब, तुरंत, पहले, नित्य, सदा, दिन भर, प्रतिदिन, बहुधा, अक्सर, बारंबार, घड़ी घड़ी आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम वहां जाकर खेलो। कौवा जंगल में इधर उधर भटकता रहा। वाक्यों में वहां और इधर उधर शब्दों से ज्ञात हो रहा है कि क्रिया कहाँ हो रही है। क्रिया के स्थान को बताने वाले शब्द ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो क्रिया विशेषण क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं इधर उधर, भीतर, पास, दूर, निकट, अंदर, यहाँ, जहाँ, ऊपर, सामने, पीछे, इस तरफ, उस तरफ, और, किधर, अलग, दाएं, बाएं आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यह भोजन पर्याप्त है, आज तो खूब नहाएंगे। वाक्यों में पर्याप्त और खूब शब्दों से क्रिया की मात्रा का ज्ञान हो रहा है। क्रिया की मात्रा यानी परिमाण का ज्ञान कराने वाले ऐसे ही शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं इतना, कितना, उतना, जरा, जरा सा, थोड़ा, काफी, बहुत, ज्यादा, अति, भारी, खूब, तनिक, लगभग, बारी बारी से आदि। क्रिया प्रविशेषण। क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे चलते हो, थोड़ा कम खाया करो। वाक्यों में बहुत और थोड़ा क्रिया प्रविशेषण है क्योंकि ये क्रमशः धीरे और कम क्रिया विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, कुछ क्रिया विशेषण मूल रूप से ही क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे दूर, अचानक, यहाँ, थोड़ा, अधिक आदि। कुछ क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। इन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे ध्यानपूर्वक, प्रेम पूर्वक, उठते बैठते, हाथों हाथ, धड़ाधड़, फटाफट, दिन भर, चकाचक, धम्म से, दिनों दिन, रातों रात, मन ही मन, बात ही बात आदि। संबंध बोधक। यह डिब्बा अलमारी के ऊपर रख दो, यह सामान सीट के नीचे रखिए। वाक्यों में के ऊपर, के नीचे क्रमशः संज्ञा शब्दों अलमारी और सीट का संबंध अन्य पदों से जोड़ रहे हैं। वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताने वाले ऐसे ही शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों यानी पदों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यदि संबंध बोधक अव्ययों को वाक्यों से निकाल दिया जाए तो वाक्य अर्थहीन हो जाते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद।
अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के अनेक भेद होते हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। साधनवाचक, के द्वारा, के जरिए, के सहारे, के माध्यम आदि। दिशावाचक, की ओर, की तरफ, के दाएं, के बाएं, के चारों ओर आदि। कालवाचक, के पहले, के बाद, के पश्चात, के आगे, के पीछे, के उपरांत आदि। समतावाचक, के समान, की तरह, की भांति, के तुल्य, के बराबर आदि। स्थानवाचक, के नीचे, के पास, के दूर, के निकट, के बाहर, के भीतर आदि। पृथकतावाचक, से दूर, से अलग, से हटकर आदि। विरोधवाचक, के विरुद्ध, के खिलाफ, के विपरीत आदि। हेतुवाचक, के कारण, के लिए आदि। तुलनावाचक, की अपेक्षा, के मुकाबले, के सामने, के आगे आदि। सहचरवाचक, के संग, के साथ, समेत आदि। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण अव्ययों में अंतर। कुछ कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय क्रिया विशेषण भी होते हैं और संबंध बोधक भी, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है। जब ये अव्यय परसर्ग के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं तो संबंध बोधक अव्यय होते हैं, और जब परसर्ग के बिना क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण के लिए संबंध बोधक क्रिया विशेषण, घर के भीतर कुत्ता घुस आया है, दादी भीतर बैठी हैं, जय मुझसे आगे निकल गया, आगे आओ। समुच्चय बोधक, संगीता और सरिता साइकिल चला रही हैं। अब्राहम ने उसकी खूब प्रतीक्षा की परंतु वह नहीं आई। वाक्यों में और तथा परंतु पद दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अतः हम कह सकते हैं जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्ययों को योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय एक जैसी अर्थात समान स्थिति यानी कोटि वाली दो या अधिक पदों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने यानी समुच्चय या समूह बनाने वाले अव्यय शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वरुण तुम्हें काले जूते लेने हैं या सफेद, मेहनत करो ताकि सफल हो सको। वाक्यों में रंगीन पद दो समान स्तर के शब्दों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद हैं, संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक, परिणामवाचक। संयोजक, जो योजक दो पदों या वाक्यों में संयोग यानी मेलजोल प्रकट करते हैं अर्थात उनको जोड़ते हैं, उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे तथा, एवं, व आदि। गौतम बुद्ध ने शांति व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गिनी और मिनी जुड़वा बहनें हैं। विकल्पक, जो योजक दो पदों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं उन्हें विकल्पक समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें विभाजक अव्यय भी कहते हैं, जैसे या, अथवा, की, चाहे आदि। आप ठंडा पिएंगे या गरम, तुम कहानियां पढ़ रहे हो कि कविताएं, आप चाहे यह लें चाहे वह, दाम एक ही हैं। विरोधवाचक, जिस योजक द्वारा पहले उपवाक्य का विरोध प्रकट हो उसे विरोधवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं, परंतु पर, अन्यथा, नहीं तो, किंतु, लेकिन, मगर, वरना, अपितु, बल्कि विरोधवाचक समुच्चय बोधक हैं। इन्हें वियोजक समुच्चय बोधक भी कहते हैं, जैसे उसने बहुत मेहनत की परंतु अनुत्तीर्ण हो गया, मुझे मां ने नहीं बल्कि पापा ने डांटा है। परिमाणवाचक, जिन योजकों द्वारा जुड़े हुए वाक्यांश या उपवाक्य किसी परिणाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें परिणामवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। इसलिए, अतः, ताकि, अन्यथा, नहीं तो आदि परिणामवाचक समुच्चय बोधक हैं। जैसे वह बीमार था इसलिए नहीं आया, मेहनत करो ताकि सफल हो सको। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले योजक अव्ययों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर पर ही रुक गया। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद हैं। हेतु बोधक, जो योजक दो उपवाक्यों में कार्य कारण का ज्ञान कराते हैं उन्हें हेतु बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं।
जैसे मैं घर जा रहा हूं ताकि थोड़ा आराम कर सकूं। चूंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता। क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण, अतः, ताकि आदि अन्य हेतु बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। संकेत बोधक, जिस योजक से वाक्य में संकेत या शर्त प्रकट हो उन्हें संकेतवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। प्रायः संकेतवाचक अव्यय जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यद्यपि वह गरीब है पर है ईमानदार, जब तक मेरी किताब नहीं दोगे तब तक बात नहीं करूंगा। यदि, तो, चाहे तो, यद्यपि, तथापि आदि अन्य संकेत बोधक समुच्चय बोधक हैं। स्वरूप बोधक, जिस अव्यय से दो उपवाक्य इस प्रकार जुड़े कि पहले वाक्य या किसी शब्द का स्वरूप दूसरे वाक्य से ही स्पष्ट हो, उसे स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वे लोग अहिंसावादी हैं, अर्थात वे गांधी जी के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। वह ऐसे बोल रही थी मानो फूल झड़ रहे हों। उद्देश्य बोधक, जो अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं, उन्हें उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह पर्दे की ओट में खड़ा हो गया ताकि कोई उसे न देख सके। ताकि, की, जिससे कि आदि अन्य उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक हैं। विस्मयादि बोधक, वाह कितना सुंदर दृश्य है। सौभाग्यवती भव, ओह तुम यहाँ हो। वाक्यों में वाह, सौभाग्यवती भव तथा ओह पद विभिन्न मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अतः कह सकते हैं जो अव्यय हर्ष, विस्मय, घृणा, ग्लानि, पीड़ा, दुख आदि मनोभावों का ज्ञान कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय भावातिरेक में अपने आप ही हमारे मुंह से निकल जाते हैं। इनका प्रयोग बच्चों, आशा करती हूँ कि बदले अपनी सोच पाठ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। मैं इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, भाषा की बात और व्याकरण सभी को बताई हूँ। इन सभी को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखकर पढ़कर उसका अभ्यास करिए बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।